हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के विद्यार्थी देख सकते हैं साइंस यानी कि विज्ञान विषय के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। देखिए, मैं इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है ना, त्रैमासिक परीक्षा में आपके पूछे ही जाएंगे। देखिए, मैंने अन्य सब्जेक्ट्स जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उनके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर के देखिए, चैनल को विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा क्लास 10th इंपोर्टेंट क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 है ना। उसमें आपको अन्य सब्जेक्ट के भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। देखिए, आपके पास इतनी मोटी किताब होती है भाई, आप उसमें देखते हैं कि क्या पढ़ा जाए, है ना। तो आपको अगर सिलेबस पता है तो ठीक है, लेकिन कई विद्यार्थियों को भी सिलेबस नहीं पता होता है, तो वो क्या करेंगे, वो उसके लिए भाई ढूंढते हैं कि क्या पढ़ें इसमें से। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उतना नहीं पढ़ सकते, इतना तो कर सकते हो जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इनमें से 100% इसमें से क्वेश्चन जो है पूछे ही जाएंगे। तो आपको देखिए, एक एक करके सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आते हैं, बार बार आते हैं, जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव भी साथ में बताते जाऊँगा किस तरीके से करना है, और ऑब्जेक्टिव भी अलग से वीडियो भी डाल दूंगा, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का अर्थ क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, जहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है, तो वो ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माशोषी, शोषी से अर्थ आप समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पर ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, एक तरीके से ऊष्मा एग्जॉर्ब की जा रही है, तो वो ऊष्माशोषी हो जाती है। ये मेन अंतर इसमें याद रखिए। फिर इसका आपको देख सकते हैं परिभाषा तो याद रखनी है ऐसी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, दहन यानी कि जलना। इसके बाद जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें ऊष्माशोषी ये रहेगा। इसके बाद श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। 2 अंक के रूप में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बिल्कुल से इसको याद कर लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरा कंप्लीटली आंसर दिया गया है। ऑक्सीश्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है, यानी कि भोजन जो होता है हमारे शरीर में, वो छोटे छोटे टुकड़ों में किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा ही टूटता है ना, बहुत ही छोटे नग्न टुकड़ों में, है ना, टूटता है। तो वो ऑक्सीजन के द्वारा उसका विघटन होता है, अर्थात भाई अपचयित होता है। अपचयित लिखा है ना, चयित या है पा की जगह। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब जब वो भोजन टूटेगा ना, तो ऑक्सीजन, हम देखिए, हमने ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर ली, पर उस ऑक्सीजन के द्वारा भोजन के जो टुकड़े होंगे वो विघटित होंगे, छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए, तो वो विघटन कहलाएगा, है ना। और वह अपचयित होंगे, और वो अपचयित हुए तो इस प्रक्रिया में क्या है, ऊर्जा निकलेगी, उससे ऊर्जा निकलेगी, वो हमें मिलेगी। तो इसी तरीके से श्वसन को, मतलब उसमें से ऊर्जा निकली, ऊर्जा मुक्त हुई, और किसके द्वारा फिर निकली ऊर्जा, तो श्वसन ली हमने, उसके द्वारा पूरा क्रियाक्रम होके क्या निकला, ऊर्जा निकली, तो इसलिए उसे ऊष्माक्षेपी कह दिया गया, है ना। यानी कि जब ऊर्जा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं ना, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो ये हो जाएगा कंप्लीटली आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन के तेल में, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम अत्यधिक जो है अभिक्रियाशील धातु है, जो कि खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता दिखाती है, जो कि खुले में रखने से, है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न कर लेती है, इसलिए इसे जो है मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। इसके बाद है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। तो भाई उस पर जो लगे हुए धूल कण, आर्द्रता वगैरह हो, वो साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से, वो हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके, हैं, तो इसलिए उसे साफ़ कर दिया जाता है। इस तरीके से आप आंसर लिखते हुए कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कंप्लीटली आंसर आएगा ढाई। ये देखिए, ये मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें से आपको कई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, बोर्ड परीक्षा तक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिससे में अपचयन तथा उपचयन, देखिए अपचयन उपचयन दोनों अलग अलग होती हैं, तो भाई तो वो तो खुद ही हैं, है ना। और जब दोनों साथ में अभिक्रियाएँ होती हैं, दोनों सब साथ में हो जाती हैं, तो भाई उसे रेडॉक्स कहते हैं। अपचयन का अर्थ क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ये ऑब्जेक्ट में कई बार बनना है, तो इसलिए मैंने पॉइंट में लिखा है ना, समझ सकें। इसी के बाद है भाई, निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य पास की वस्तुएं तो देख सकता है, मतलब जो दोष है भाई वहाँ की वस्तुएं तो दिखेंगी, मतलब जो दोष का नाम है, मतलब निकट दृष्टि दोष है अगर, तो निकट की वस्तुएं तो दिखेंगी लेकिन दूर की नहीं दिखेंगी, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर की तो दिखेंगी लेकिन पास की नहीं दिखेंगी, है ना, उल्टा है इसमें। जो नाम है वही, मतलब वहाँ की ही दिखती हैं। देख सकते हैं, ये आपको इसके अकॉर्डिंग इसको ये डायग्राम बना देना है, ये रहेगा। इसके बाद है दूरदृष्टि दोष क्या है भाई, वही है, देख सकते हैं यहाँ पर, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य दूर की वस्तुएं तो देख सकता है, मतलब जो दोष का नाम है वहाँ की वस्तु तो दिखती हैं लेकिन पास की नहीं दिखती हैं। ये इसमें डायग्राम बना देना है, ये रहेगा इसका कंप्लीट डायग्राम। इसके बाद इसमें दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या रहेगा,
देख सकते हैं कि इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है, अतः दोष निवारण के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त होना चाहिए जिससे यह अधिक अभिसारी हो, अर्थात उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, है ना। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस जो है प्रयुक्त किया जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। भाई 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 2 अंक के रूप में बनता है। तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल में विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होता रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का इस प्रकार लगातार परिवर्तन होता रहता है ना। तो प्रकाश किरणों की वजह से, है ना, और जो मतलब ठंडी हवाएं चलती हैं वायुमंडल में, उसके अपवर्तनांक में परिवर्तन होना, इसके कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और यदि कोई विद्यार्थी हमसे पर्सनल बात करना चाहता है ना, कोई डाउट है उसको, अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी होती है कोई भी स्टडी में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काले रंग का प्रतीत होता है ना, काला क्यों प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, कि देखिए क्योंकि अंतरिक्ष में अगर कोई है तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा, है ना, बादल नज़र नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि आसमान तो यहाँ से धरती से ऐसे दिखता है, वो वायुमंडल नहीं होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे काला ही नज़र आएगा ना, और प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन वहाँ पे नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पे जो है काला वायुमंडल दिखाई देता है। इसके बाद है अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए, हजामत बनाने में और चिकित्सा में। तो ये आपका दोनों पॉइंट आप मेनली याद रखिए, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। इसके बाद है प्रकाश परावर्तन के से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको पता होना चाहिए। वैसे ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये मोस्ट हैं, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ये याद रखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही तल पर होते हैं। देखिए इस तरीके से, ये आपतित किरण, ये प्रकाश यहाँ पे सूर्य से एक किरण आई, देखिए ये सूर्य से एक किरण आई, ये कहलाती है आपतित किरण, और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, तो ये क्या होगी, ये परावर्तित किरण, इसका नाम रख दिया जाएगा। और ये होता है जो ये अभिलंब होता है इस तरीके से, है ना, तो ये आप याद रखेंगे इसे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है, देखिए ये इसका डायग्राम दिया गया है, मैं वहाँ पे ही बता रहा है, ये पूरा दिया गया है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपका ये अभिलंब है ना, ये पूरा कंप्लीट रहेगा। इसके बाद क्या है आपका पाचन, मनुष्य के पाचन यानी कि मनुष्य के भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो भोजन के पाचन में लार जो है अपनी अहम भूमिका निभाती है। आहार नाल का स्तर बहुत कोमल होता है ना, उसको एकदम से चिकना, भोजन को चिकना बनाने का काम करती है, रसीला बनाने का, एकदम लसदार बना देती है ना। इसमें क्या है, एमाइलेज एंजाइम जो है पाए जाते हैं, जो कि उसे चिकना बना देती हैं, एकदम लसदार बना देते हैं, जिससे जो हमारी आहार नाल होती है उसको बिना क्षति पहुँचाते हुए भोजन सीधे हमारे आमाशय तक पहुँच पाता है। इसके बाद है मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम भाई एक ना एक तो आना ही है, तो कर लेना कंप्लीट। अंतर आना है तो आगे अंतर है, देखिए ये अंतर रहेगा वायवीय या अवायवीय। वायवीय का अर्थ क्या होता है, ऑक्सी शोषण, ये रहेगा अनऑक्सी शोषण, है ना। अगर आता है कि ऑक्सी अनऑक्सी में अंतर लिखिए तो भी यही लिखना है, और अवायवीय वायवीय आता है तो भी यही लिखना है। और ऑब्जेक्टिव में बनता है कि ऑक्सीशोषण जो है खालिस्तान की उपस्थिति में होता है, तो किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सीशोषण, है ना, याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है, ये रहेगा डायग्राम, इसको दो बार बना लीजिए बस, आप भूलोगे नहीं, है ना। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो याद रखिए, नाम याद रखिए सभी जो हैं, है ना, क्योंकि ये आपको लिखने जरूर होते हैं, नामांकित बनाना है पूरा। रक्त और लसिका में अंतर लिखिए, भाई ये आता है आपका अंतर 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 4 में भी। रक्त का रंग लाल होता है, देखिए एक तो रंग का अंतर हो गया, है ना, लाल रक्त, इसमें जो है रेड ब्लड कार्पसेल्स पाई जाती हैं, इसमें क्या है, ये नहीं पाई जाती है ना, कि एक रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है रक्त, है ना। तो इस तरीके से इसमें आप अंतर बता सकते हैं। इसके बाद आपका अगला दिया गया है धमनी एवं स्राव में अंतर बताइए। तो दोनों ओर यहाँ पे बांट करके दिया गया है। पहला अंतर इसमें रहेगा, धमनियों की भित्ति जो है लचीली होती है और मोटी होती है, और स्राव की भित्ति, और इसमें एक मेन अंतर होता है कि इनमें जो है शुद्ध रक्त बहता है, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, स्राव में अशुद्ध रक्त बहता है, तो याद रखिएगा इन दोनों को। इसके बाद देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया। न्यूरॉन जिसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका, इस तरीके से आपको इसका डायग्राम बना लेना है, ये पूछा ही जाता है, बहुत बार आ रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
देख सकते हैं पूरा रहेगा। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, डेंड्रोन, कोशिका, एक्सॉन, ये 3 पार्ट इसमें मेनली होते हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पर बताए गए हैं, इन्हें याद रखिएगा। ये जो है 2 कोशिकाएँ जो होती हैं, इसमें स्नैप्स रहता है, अंतर्ग्रथन जिसे कहते हैं। इसके बाद आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है, ताकि आपको घोंघा रोग ना हो जाए, है ना, तो इसलिए घोंघा जिसे कहा जाता है, गोइटर। ये थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिसे वृद्धि के, देख सकते हैं पूरा आंसर आपके सामने है। इसके कारण थायराइड ग्रंथि जो है फूल जाती है। अगर हमें जो है आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि जो है अपना आकार में वृद्धि कर लेती है, जिससे क्या है, गोइटर रोग हो जाता है। इस बीमारी का एक लक्षण है फूली हुई गर्दन, है ना। ये कंप्लीट आंसर इसका रहेगा। इसके बाद अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इतना क्वेश्चन आता है कि अम्लीय वर्षा क्या है, तो ये 2 अंकीय में बनेगा। अगर ये पूरा क्वेश्चन आता है तो 3 और 4 अंक में भी बन सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर रहेगा, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण, मतलब ये गैसें जो हैं जो कि वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रही हैं, इनके कारण जो वायुमंडल में जल के सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। और अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, ये कई बार यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि मतलब जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, जल जो है उदासीन होता है, तो जल का पीएच मान कितना 7 होता है, ये याद रखेंगे। और जो अगर कोई अम्लीय वस्तु है, जैसे कोई खट्टा है, खट्टेपन का पदार्थ है, तो वो उसका 7 से कम पीएच होगा, और क्षारीय है तो 7 से ज़्यादा होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 होता है ना। पीएच स्केल आपने देखा ही होगा। आगे इसका क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये 4 अंक में क्वेश्चन आता है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो ये समीकरण नीचे दिया गया है। और ये देख सकते हैं कोई क्षार और अम्ल दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल की प्राप्ति हमें होती है, यही जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये आंसर इसका रहेगा कंप्लीट। इसका उदाहरण दिया गया है साथ में। इसके बाद है पीएच, मैंने अभी बताया था कि पीएच का क्वेश्चन आगे दिया गया है। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दंत लिखा है, ये दंत नहीं है, दंत है ना। इस तरीके से दंत क्षय किस प्रकार से होता है, तो हमारे दांतों पर एक परत पाई जाती है ना। ये 5.5 है यहाँ पे, है ना। हमारे मुँह का पीएच मान भी 5.5 होता है, और अम्लीय वर्षा का पीएच मान भी 5.5 हमने आगे ऊपर देखा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मुँह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का जो है क्षय जो है प्रारंभ हो जाता है। अगर इतने से नीचे हमारा जो है मुँह का पीएच मान गया तो हमारे जो है दांत जो है झड़ने लगेंगे, एक तरीके से टूटने लगेंगे, क्योंकि उनके दांतों के ऊपर जो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलीय परत पाई जाती है, जिसे एनेमल कहा जाता है। ये मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, एनेमल। ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है क्वेश्चन, है ना। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग एनेमल, इसे याद रखेंगे। और ये एनेमल किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की, ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखिए। और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है यह जल में नहीं घुलता है। लेकिन मुँह का जब पीएच मान कम हो जाएगा, तो क्योंकि जब पीएच मान कम होगा तो अम्लीयता और बढ़ेगी, तो जब अम्ल एसिड उस पर पड़ेगा तो गल ही जाएगा, मतलब वो नष्ट हो जाएगा, है ना। जब 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है एक तरीके से, तो मुँह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुँह में अवशिष्ट शर्करा, है ना, खाद्य पदार्थ जो है, तो वो अधिक अम्ल उत्पन्न करने लगते हैं, और हमारा मुँह जो है अम्लीय हो जाता है एक तरीके से। तो वहाँ पर एनेमल जो है नष्ट हो जाती है। तो भोजन के बाद इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, भोजन के बाद मुँह को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए, इससे इसका बचाव किया जा सकता है। मुँह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, धावन सोडा या बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए। धावन यानी कि धोने का सोडा, बेकिंग सोडा जो कि खाने का सोडा होता है। देख सकते हैं इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग घरों की सफाई के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या है, इसका उपयोग हम खाने में करते हैं, खाने की चीज़ों को स्पंजी बनाने में, मुलायम बनाने में, है ना। और अग्निशमन यंत्र जो होते हैं ना, इसमें भी इसका उपयोग जो है किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो इतने क्वेश्चन जो मैंने बता दिए, इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। और जल्दी ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है। अन्य सब्जेक्ट्स जो भी रह गए हैं जल्दी ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको चैनल को विजिट करना है, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा करके देखना है क्लास 10th त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, और आपको सभी वीडियोस देखना है ताकि आपकी तैयारी जो है बेस्ट हो सके, है ना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अन्य जगह पर फॉलो कर सकते हैं, और जहां पे आप हमसे सीधे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके हमें मैसेज कीजिए, और आपके जो भी डाउट हैं हम क्लियर कर सकें।